बेटा हमें पता है कि अगर एक वायर में करंट फ्लो करती है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है और कंपास निडल में डिफ्लेक्शन पैदा करती है, और यही मैग्नेटिक फील्ड अर्थ को और हमें सन से आने वाले डेंजरस रेडिएशन से बचाती है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता करना तो बनता है। तो अगर एक वायर में आई करंट फ्लो कर रही है तो इससे आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये पता करने के लिए एक रूल हमको हेल्प करता है, बायो-सेवर्ट्स लॉ। दिस लॉ सेज दैट इफ अ करंट कैरिंग वायर आई इज हैविंग अ पॉइंट पी एट डिस्टेंस आर, और ये जो पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट का है ये उस वायर से थीटा एंगल बना रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस होगी वो मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ हम इस छोटे से करंट एलिमेंट की बात कर रहे हैं जिसका लेंथ dl है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो मीडियम पर डिपेंड करेगी, करंट पर डिपेंड करेगी और लेंथ ऑफ द वायर पर डिपेंड करेगी, एंगल पर डिपेंड करेगी जिस एंगल पर पोजीशन वेक्टर उस वायर से एंगल बना रहा है, और डिस्टेंस r पे डिपेंड करेगी। तो जो बायो-सेवर्ट्स लॉ कहता है वो कहता है कि म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई dl sin theta upon r square will be magnitude of magnetic field at point P if that point P is making angle theta, the position vector of P is making angle theta with the current element, and magnitude of point P's position from distance from the current element is r। तो अब इसको यूज करके हम इस वायर की जिसका लेंथ पूरा L होगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्या होगी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किसी भी वायर की वजह से कैसे निकालेंगे वो हम आज सीखेंगे। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है हमें पता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो dl एलिमेंट हमने लिया है इसे हम करंट एलिमेंट कहते हैं, और इसकी डायरेक्शन करंट की ही डायरेक्शन होती है। इसे भी हम एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करते हैं। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, और यहाँ पर dl जिसकी डायरेक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन, ये एक वेक्टर की तरह ट्रीट होता है क्रॉस पोजीशन वेक्टर r अपॉन r क्यूब। ये बायो-सेवर्ट्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है। इसको हमने कैसे फाइंड किया था, हमने यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर r से मल्टीप्लाई कर दिया अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को एक वेक्टर कहना चाहते हैं। तो अब इस पोजीशन वेक्टर यूनिट वेक्टर r को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ r डिवाइडेड बाई इट्स ओन मैग्नीट्यूड, वेक्टर r डिवाइडेड बाई इट्स ओन मैग्नीट्यूड, और ये वैल्यू यहाँ पर रखने पर हमको ये फॉर्म वेक्टर फॉर्म बायो-सेवर्ट्स लॉ की मिल जाती है। तो बायो-सेवर्ट्स लॉ का यूज कैसे करना है चलो उसे समझ ले। लेकिन उससे पहले इस वेक्टर फॉर्म को हमें लिखना होगा क्योंकि ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर का, और जो टर्म्स इसमें यूज हुए हैं उनको एक्सप्लेन करना हमेशा जरूरी होता है जब कभी भी हम फॉर्मूला लिखते हैं और वो पूछा गया हो। तो dB इज मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, dl इज करंट एलिमेंट, वेक्टर r इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट जहां पे फील्ड कैलकुलेट करनी है, और म्यू नॉट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अब इसको सॉल्व करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो अब अगर P पॉइंट पर इस वायर से R डिस्टेंस पर है P पॉइंट और वहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो इस P पॉइंट से इस वायर पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। परपेंडिकुलर के फुट से L लेंथ ऊपर रैंडमली एक छोटा सा करंट एलिमेंट dl लेंगे और dl के दोनों एंड्स को P से कनेक्ट कर देंगे। तो देखो dl P पर d थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, और ये एंगल इस dl एलिमेंट का ओरिएंटेशन इस परपेंडिकुलर से थीटा है।
ये इस परपेंडिकुलर से थीटा एंगल ऊपर है और एल डिस्टेंस ऊपर है जो एलिमेंट हमने सेलेक्ट किया है। इसके अलावा इस फाइनाइट लेंथ के वायर के दोनों एंड भी पी से कनेक्ट कर देंगे। और अब जो लोअर एंड है देखो, उसको इस परपेंडिकुलर से नीचे की ओर इसका एंगल थीटा 2 लोकेट करेंगे। और जो ये अपर एंड है इसको परपेंडिकुलर से ऊपर की ओर जाते हुए इसका एंगल लोकेट करेंगे, लेबल करेंगे, क्योंकि ये दोनों का जो डायरेक्शन हम यहाँ पर बना रहे हैं, इससे इस फॉर्मूले को जो इसका आउटकम होगा अप्लाई करते समय ये एंगल का डायरेक्शन हमें बराबर ध्यान रखना होगा। अब इस एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड के लिए बायो सेवर्ट्स लॉ की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखते हैं। देखो, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई और dl का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब थीटा क्या है? थीटा है एलिमेंट की जो P से ज्वाइन करने वाला पोजीशन वेक्टर है उसका एलिमेंट से एंगल, और वो एंगल यहां पर है ये वाला, इसको हम थीटा डैश कह देते हैं। तो dl साइन थीटा डैश, ठीक, अपॉन ये r है तो इसको हम कहेंगे r स्क्वायर। जो एलिमेंट की P से पोजीशन है उसे हम r कह रहे हैं, और जो परपेंडिकुलर की लेंथ है P से उसे हम d लेबल कर रहे हैं। अब हमको पता है कि जैसे जैसे इस एलिमेंट की पोजीशन बदलेगी, इस r की पोजीशन यानी P की पोजीशन एलिमेंट से बदलेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड भी बदलेगी। तो ऑब्वियसली हमको एक एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लिखकर उसको पूरी लेंथ के लिए इंटीग्रेट करना होगा, और इंटीग्रेशन हमेशा एंगुलर फॉर्म में एक्सप्रेशन हो तो आसान होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम dl और r दोनों को ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से थीटा के फॉर्म में चेंज करके इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे और तब डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इस शेडेड येलो ट्रायंगल से हम L को थीटा के फॉर्म में रखने का रिलेशन देखेंगे। तो देखो, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, तो L अपॉन D इज इक्वल टू टेन थीटा। तो हम लिख देंगे L अपॉन D इज इक्वल टू टेन थीटा, देयरफॉर L इज इक्वल टू D टेन थीटा। अब इसे डिफरेंशिएट करो क्योंकि तुम्हें dl चाहिए। डिफरेंशिएट करेंगे तो dl इज इक्वल टू ये जो d परपेंडिकुलर की डिस्टेंस है इसे आप अलग कर लो और टेन थीटा को डिफरेंशिएट करो तो आपको मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। तो हमें dl का फॉर्म मिल गया जो हमको ऊपर एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। अब दूसरा एक्सप्रेशन है r को देखो हम कैसे थीटा के फॉर्म में चेंज करेंगे। हमें इसी शेडेड ट्रायंगल से r की वैल्यू भी मिल जाएगी। देखो, ये dl बहुत छोटा है, ठीक है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों r ही हैं, तो r इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस इज and this distance is, both the distances are r because dl is very small. So d upon r is equal to d upon r is equal to cos theta, और इससे हमको r की वैल्यू मिल जाएगी r is equal to d upon cos theta. So r is equal to d sec theta. Therefore r square is equal to d square sec square theta. ठीक, अब ये r स्क्वायर की वैल्यू और dl की वैल्यू हम ऊपर इस फॉर्मूले में रख देते हैं। तो db इज इक्वल टू म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई और dl की जगह रख देंगे d सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, और r स्क्वायर की जगह रख देंगे d स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और ये जो साइन थीटा डैश है ये साइन थीटा डैश एलिमेंट का पोजीशन वेक्टर, एलिमेंट के पोजीशन वेक्टर की एलिमेंट से एंगल है। लेकिन हमारे लिए एप्लीकेशन में प्रैक्टिकली अच्छा होगा कि अगर हम इस एंगल को किसी तरह से पिक्चर में ला सकें। तो यहाँ पर हम इस एंगल को थीटा डैश की जगह कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। देखो,
ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है ना। तो 90 माइनस थीटा और थीटा डैश, ये पूरा एंगल 180 है, तो 90 माइनस थीटा प्लस थीटा डैश इज इक्वल टू 180। तो इसको यहाँ साइड में कर लेते हैं हम लोग। 90 माइनस थीटा प्लस थीटा डैश इज इक्वल टू 180। देयरफॉर थीटा डैश इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस थीटा। तो ये हो गया तुम्हारा 90 प्लस थीटा। तो थीटा डैश की वैल्यू 90 प्लस थीटा रख देंगे। अब हम इसको पूरी तरह से इंटीग्रेट करने के लिए तैयार है। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, यहां पर देखो ये सेक स्क्वायर थीटा ये कैंसिल हो जाएगा और डी, एक डी को कैंसिल कर देगा। तो अब हमारे पास बचेगा साइन, थीटा डैश की जगह 90 प्लस थीटा रख लो, तो साइन 90 प्लस थीटा डी थीटा, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एलिमेंट। तो पूरे वायर की मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, और नीचे एक डी भी है। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, ये कांस्टेंट टर्म्स है, इनको इंटीग्रेशन से बाहर लिया तो हमें इंटीग्रेशन के अंदर साइन 90 प्लस थीटा डी थीटा मिला केवल, और इसको हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं क्योंकि ये कॉस थीटा हो जाएगा। अब सवाल आता है लिमिट का। तो लिमिट देखो कैसे लेंगे, माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 तक लिमिट लेंगे अगर हमको थीटा का वेरिएशन देखना है अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर। और यहां पर माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि थीटा 1 को मेजर करने के लिए हम ऊपर की ओर जा रहे हैं क्लॉकवाइज, और थीटा 2 को मेजर करने के लिए हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, इसलिए हमने थीटा 2 को यानी दोनों में से एक को निगेटिव ले लिया है। तो अब इंटीग्रेशन काफी आसान है। कॉस थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो साइन थीटा आएगा, और जब हम थीटा 1 और माइनस थीटा 2 की लिमिट्स रखेंगे तो फाइनली हमको फॉर्मूला मिलेगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब यहां हमको अप्लाई करते समय ध्यान रखना है कि डी पी की वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और जब आप थीटा 1 को मेजर कर रहे हो और थीटा 2 को मेजर कर रहे हो तो आप ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। अगर ये सिचुएशन कहीं वॉयलेट होती है तो हमको यहाँ पर उस सिचुएशन को इनकॉर्पोरेट करने के लिए साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब इस फॉर्मूले को के फॉर्म में हमें बहुत एक पावरफुल टूल हमारे हाथ में लग गया है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, और सबसे पहले हम इससे एक इनफाइनाइट वायर की इनफाइनाइट लेंथ के वायर की मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम फाइनाइट लेंथ का जो फॉर्मूला आया है उसे लिख देंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। और अब देखो करंट आई और डी नोन होगा, आपको थीटा 1 और थीटा 2 को यहां पे ध्यान देना होगा। अगर इस एंड को P से मिलाएं तो उसकी जो एंगल बन रही है इस ऊपर वाले एंड से, वो एक्चुअली आपको इस तरीके से इनफाइनाइट लेंथ के वायर के लिए इस तरीके से जाना होगा उस एंड को रीच करने के लिए। तो जो एंगल उस इनफाइनाइट वायर के लेंथ के उस एंड और P के बीच बनेगा वो एक्चुअली 90 डिग्री का बन जाएगा। इसी तरह से जो नीचे वाला एंड है वो भी इनफाइनाइट लॉन्ग है, तो आपको उसको भी रीच करने के लिए जो आपका पोजीशन वेक्टर P से होगा वो आपको इस तरीके से लगभग इतना एंगल 90 डिग्री का यहाँ भी नीचे वाले एंड से जोड़ने के लिए P को पोजीशन वेक्टर का एंगल परपेंडिकुलर डिस्टेंस से 90 डिग्री का बन जाएगा। मतलब साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 दोनों आपको इस एक्सट्रीम केस में 90 डिग्री लेने होंगे।
वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो साइन 90 प्लस साइन 92 हो जाएगा और ये 2 इस 4 को काट कर 2 कर देगा। तो एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। और ये फिर से हमको एक बहुत स्ट्रॉन्ग टूल मिल गया न्यूमेरिकल्स के लिए। अब सेमी इनफाइनाइट वायर का मतलब हुआ कि एक एंड तो इनविजिबल है या बहुत दूर है और दूसरा एंड जो है वो विजिबल है या वो P के पास है। तो एक्चुअली जो P है उसको हम थोड़ा ऊपर माने या थोड़ा नीचे माने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दूसरे एंड के कंपैरिजन में P लगभग इतनी ही दूर पर है, चाहे वो यहाँ है और चाहे वो यहाँ है। तो हम P को इस एंड के सामने मान लेते हैं और फिर P को इस एंड से मिलाकर परपेंडिकुलर डिस्टेंस D को लोकेट करते हैं। अब इस ऊपर वाले एंड तक पहुंचने के लिए हमारे पोजीशन वेक्टर को वापस से इनफाइनाइट डिस्टेंस की ओर पॉइंट करना होगा। मतलब जो θ1 है D से वो तो 90 डिग्री हो जाएगा और जो θ2 है जो नीचे वाले एंड पर जाने के लिए पोजीशन वेक्टर को घूमना पड़ता था वो θ2 0 हो जाएगा, क्योंकि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के पैरेलल हो जाएगा। तो देखो θ1 को 90 और θ2 को 0 रखने पर सिंपल सा फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इनफाइनाइट वायर इज जस्ट डबल द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेमी इनफाइनाइट वायर। और अब हम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सर्कुलर कॉइल एट इट्स सेंटर लेते हैं जब उस कॉइल में करंट फ्लो करे। तो अब अगर ये सर्कुलर कॉइल है जिसमें मान लो कि एक ही टर्न है और इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो हम इसके सेंटर से इस पॉइंट को एक रेफरेंस लाइन ले लें और इससे थीटा एंगल पर छोटा सा एलिमेंट dl ले लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस dl एलिमेंट विल बी dB इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई dl sin थीटा अपॉन r square, where r is distance of point P from the element dl। अब देखो तुम जितना भी इस एलिमेंट को अगर आप इस रेफरेंस पॉइंट पर रखते हो, रेफरेंस लाइन पर रखते हो, तो ये थीटा की वैल्यू 0 होगी और तुम इस एलिमेंट को कहीं भी जितना भी घुमाओ ये डिस्टेंस P की L से ये चेंज नहीं होगी, ये r ही रहेगी। तो r तो एक कांस्टेंट है। अब अगर आप dl को इस पूरी लेंथ पे घुमाते हो तो थीटा की वैल्यू या तो 0 है और या पूरा घूम जाएगी तो 2 पाई हो जाएगी। तो पूरे वायर पूरे कॉइल के लिए अगर हम इसे इंटीग्रेट करें तो b की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रल dB एंड दैट विल बी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। और ये जो dl है ये केवल इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा, क्योंकि r तो कांस्टेंट है p का dl से डिस्टेंस हर पॉइंट के लिए। और ये जो थीटा है ये देखो, अगर आप dl का इस r से एंगल लोगे तो dl टेंजेंट की डायरेक्शन है और ये जो r है ये रेडियस की डायरेक्शन है, तो ये एंगल हो गया 90। तो dl और r का जो एंगल है वो 90 है, तो साइन 91 हो जाएगा। तो di अपॉन 4 पाई r स्क्वायर ये तो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, केवल इंटीग्रल dl बचेगा। इंटीग्रल dl का मतलब पूरी पेरीफेरी का सरकमफरेंस, और तुम कह सकते हो 0 से 2 पाई r के बीच ये dl इंटीग्रेट होगा। तो इसकी वैल्यू फाइनली आ जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इंटू 2 पाई r। तो r चला जाएगा, पाई चला जाएगा, 2 से 4 कैंसिल होगा। तो जो वैल्यू आएगी वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल एट इट्स सेंटर विल बी म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये हमें अगला इम्पॉर्टेंट टूल मिला अपने न्यूमेरिकल्स के लिए। और अगर पूरा सर्कुलर कॉइल ना होकर आर्क हो जिसमें करंट फ्लो कर रही हो और उसके सेंटर पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो भी हम इसी तरह से एक dl एलिमेंट ले लेंगे। इस पोजीशन से जो इस एंड पर
को P से ज्वाइन कर रहा है। इस पोजीशन से थीटा एंगल पर एक एलिमेंट लेंगे डी थीटा एंगल का, और डी थीटा के लिए या डी एल के लिए आप मैग्नेटिक फील्ड डी बी लिखेंगे जैसे हमने अभी लिखी थी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब इसके बाद आपको डीएल को वेरी करना है इस पोजीशन से इस पोजीशन तक। जब डीएल यहाँ होगा तो ये थीटा 0 होगा, और जब डीएल पहुंचेगा यहाँ पर तो ये थीटा, अगर ये एंगल अल्फा हो, यानी ये आर्क सेंटर पे अल्फा एंगल बना रही हो, तो ये थीटा अल्फा हो जाएगा। तो हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पर फिर से ध्यान दो, डीएल का आर से एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये टेंजेंट की डायरेक्शन है और ये रेडियस की डायरेक्शन है। तो साइन थीटा तो साइन 91 हो जाएगा। लेकिन डी जो ये आर है, ये आर सभी एलिमेंट्स के लिए ये पोजीशन सेम रहेगी। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, साइन थीटा साइन 91 हो गया। तो जो बी मिला वो हमें मिला, इंटीग्रेट करेंगे हम डी बी को, तो 4 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा चला गया इंटीग्रल डी एल, कहाँ से 0 से अल्फा तक। अब देखो डीएल को लिख सकते हैं आर डी थीटा। तो जब इंटीग्रेट करेंगे हम तो ये आर बाहर आकर इसको कैंसिल करेगा, तो बाहर आपके बचेगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और इंटीग्रल डी थीटा को इंटीग्रेट करोगे तो थीटा आएगा, और सब्स्टिट्यूट करोगे जब अपर और लोअर लिमिट तो ये सिंपली अल्फा आएगा। अब इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करके मैग्नेटिक फील्ड की, आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की एक थोड़ा सा सिमेट्रिकल सिचुएशन बना लेते हैं फॉर्मूले में। अब इस फॉर्मूले को याद रखने के लिए हम इस अल्फा अपॉन 4 पाई इसको ध्यान देंगे। अगर पूरा सर्कुलर कॉइल होता तो वो सेंटर पे 4 पाई एंगल सबटेंड करता, लेकिन आर्क अल्फा एंगल सबटेंड करती है। तो हमारा फॉर्मूला है म्यू नॉट आई अपॉन आर और अल्फा अपॉन 4 पाई। तो इस तरीके से पैटर्न को दिमाग में बैठाने पर ये इजीली याद हो पाएगा। तो अब हमारे पास आर्क और सर्कुलर कॉइल को लेकर ये 2 इम्पॉर्टेंट टूल हो गए जिनका यूज हमको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा न्यूमेरिकल्स में। अब क्वेश्चन आता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो आप क्रॉस प्रोडक्ट से निकालोगे, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। तो जो यूनिवर्सल रूल है वो तो डी एल क्रॉस आर का रिजल्ट डायरेक्शन निकाल के आप डीबी की डायरेक्शन निकाल सकते हो। ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डीबी भी वेक्टर फॉर्म में ही लिखी जाएगी, तो इसको भी हम इस तरह से कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, आप अपना राइट हैंड पाम स्ट्रेच करेंगे जिससे कि जो थंब है वो परपेंडिकुलर हो पाम के, और उसके बाद राइट हैंड का जो पाम है उसको आप रखोगे पहले वेक्टर डीएल पर ये, और फिंगर्स को कर्ल कर लोगे आर पे, डीएल क्रॉस आर। तो जो थंब की डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस पॉइंट पर, डीएल क्रॉस आर। इसी तरह से यहाँ देखो, यहाँ पे अगर तुम्हें डीएल पर हाथ रख के आर की तरफ फिंगर्स को मोड़ना हो तो तुमको अपने हाथ को ऐसे रखना होगा। देखो, डीएल क्रॉस आर, ठीक। तो डीएल क्रॉस आर करने पर आपका थंब किधर है, नीचे की ओर। तो इधर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नीचे की ओर है, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर नीचे जा रही है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन ऑफ पेपर पे परपेंडिकुलर बाहर की ओर आ रही है। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जानने का तरीका। लेकिन इससे भी आसान एक तरीका है, वो भी राइट हैंड को स्ट्रेच करना है। अब इसमें क्या करो कि थंब की डायरेक्शन को करंट की डायरेक्शन में रख लो। जैसे यहाँ पर देखो, आप अपने पेपर को आराम से कंफर्टेबल डायरेक्शन में घुमा लो, ठीक। और फिर करंट की डायरेक्शन में आप अपनी थंब को रख लो, और फिंगर्स उस पॉइंट को पॉइंट करें
जिधर आपको फील्ड निकालनी है। तो जिस डायरेक्शन में आप पुश करते हो, फोर्स जिस डायरेक्शन में हाथ लगाएगा, वो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। इसी तरह से इसे पहले आप अपनी कॉपी को कंफर्टेबल रोटेट कर लो, जिससे कि आप हाथ को ठीक से ओरिएंट कर सको। अब आपने इस तरीके से, ये देखो, इसको अच्छे से रोटेट कर लो और उसके बाद आपने हाथ को डीएल की डायरेक्शन में यानी करंट की डायरेक्शन में रखा और जो फिंगर्स हैं वो उधर पॉइंट करो जिधर फील्ड निकालनी है। तो जिस डायरेक्शन में आप इस हाथ से फोर्स लगाएंगे वो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। इस आर्क में इधर करंट फ्लो कर रही है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो अगर हम इसको यूज करें राइट हैंड पाम रूल को, तो हम फिर से इसको आराम से अपने रोटेट कर लेंगे, जिससे हम हाथ को ठीक से रख पाए। और इस तरीके से देखो, करंट की डायरेक्शन में थंब की डायरेक्शन रखी हमने और फिंगर्स उस तरफ पॉइंट करें जिधर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाते हो उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी, यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड कमिंग आउट ऑफ द पेपर। और अगर डीएल क्रॉस लगाए यहाँ पर तो कैसे लगेगा? ये हमने हाथ रखा डीएल पर और ये क्रॉस आर, तो थंब की डायरेक्शन हो गई फील्ड की डायरेक्शन, यानी इस पेपर के परपेंडिकुलर ऊपर आती हुई। तो अब इस एक एग्जाम्पल का मैग्नेटिक फील्ड अपने आप से निकाल के देखो। डीएल क्रॉस आर ऊपर की ओर, या इसको आराम से घुमाया, करंट की डायरेक्शन में हाथ के थंब को रखा इधर और फिंगर्स पॉइंट की उस तरफ जिधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, और जो फोर्स की डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, मतलब इस पेपर के परपेंडिकुलर ऊपर की ओर। तो चाहे आप डीएल क्रॉस आर यूज करो और चाहे आप राइट हैंड पाम रूल सिंपली यूज करो, आप आराम से मैग्नेटिक फील्ड की बिल्कुल सही डायरेक्शन निकाल सकते हो। लेकिन अगर कोई पॉइंट वायर की लेंथ के ही अलोंग है, तो वायर के डीएल एलिमेंट से इस पी की पोजीशन वेक्टर का जो एंगल है, डीएल से पोजीशन वेक्टर का जो एंगल है वो 0 हो जाता है और इस फील्ड पर फिर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की जो फॉर्मूला है उसमें साइन थीटा आता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर आर और डीएल पैरेलल हैं तो थीटा 0 हो जाएगा, क्योंकि थीटा किसके बीच एंगल है? करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर आर के बीच। तो ये साइन थीटा 0 और मैग्नेटिक फील्ड 0। तो हमेशा ध्यान रखो, अगर पॉइंट वायर के अलोंग है तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। तो अब हम इसको 2010 के इस क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं। इसमें 5 एम्पियर और 15 एम्पियर के करंट कैरिंग वायर्स हैं इनफाइनाइट लेंथ के, जो खुद एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हैं और इनके ठीक सेंटर में एक पॉइंट है एम। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की, नेट मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बतानी है। तो अब न्यूमेरिकल करने से पहले कुछ बातें हमको क्लियर कर लेनी है। एक की परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इज 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 और इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट इस फॉर्मूले से निकालते हैं, जो कि करंट कैरिंग वायर को, जो जिसकी लेंथ एल हो, जिसमें आई करंट फ्लो कर रही हो, अगर बी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो जो फोर्स उस पर लगता है उससे बी की यूनिट निकलती है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, या मैग्नेटिक फ्लक्स के फॉर्मूले बी इंटू ए से निकलती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो अब हम सीधे सीधे इनफाइनाइट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो इस पे अप्लाई कर देंगे। अब करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिसाइड हो जाए तो हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। तो हम इसको इजीली कर सकते हैं। देखो, इसकी वजह से एम पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नीचे की ओर होगी और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर की ओर होगी।
इस तरह से। ठीक, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो पहले म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और आई और डी की वैल्यूज वायर नंबर 1 के लिए रख लिया और वायर नंबर 2 के लिए रख लिया। और क्योंकि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, यानी B1 की डायरेक्शन नीचे की ओर है और B2 की डायरेक्शन ऊपर की ओर है, तो जो नेट फील्ड है वो हो जाएगी B2 माइनस B1, क्योंकि B2 बड़ा है, क्योंकि करंट बड़ी है, और B2 माइनस B1 की वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर हम, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला। टेस्ला भी मैग्नेटिक फील्ड की एक यूनिट है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एम्पियर्स सर्किटल लॉ पढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे।